गुड इवनिंग। आज हमें जो टॉपिक कंप्लीट करना है वो है अधिकार या राइट्स। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे थे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट या सेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक है। और ये जो सिलेबस है ये आपको अदर एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसके जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे वो उन सभी बच्चों को किए जाएंगे जिन्होंने अपनी फ़ीस पे कर दी है और उनका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया है। तो उन्हें हम एक स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड करते हैं और उसी ग्रुप के अंदर वो ये नोट्स उन्हें दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो आपको पता होगा कि फ़र्स्ट पेपर के जो नोट्स हैं वो सभी के लिए फ्री हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो टेलीग्राम ग्रुप है फर्स्ट पेपर के लिए बना हुआ उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। अधिकार या राइट्स। अधिकार शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के दो शब्द अधि और कार से मिलकर बना है, यानी कि प्रभुत्व या कार्य। अधिकार का अभिप्राय उस कार्य से है जिस पर व्यक्ति का प्रभुत्व है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के अंतर्गत ही व्यक्तित्व के विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपभोग करता है और इन सुविधाओं और अधिकारों के उपयोग से ही व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के अवसर प्राप्त करता है। अधिकार मनुष्य के जीवन की यह अनिवार्य परिस्थिति है जो विकास के लिए आवश्यक भी है और जिसे राज्य और समाज द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। देखिए, अधिकार नॉर्मल हमारी भाषा में हम कहते हैं कि हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, भाषण का अधिकार है, हाँ, घूमने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिनको हम जानते हैं। लेकिन अधिकार होते क्या हैं और अधिकार क्यों दिए जाते हैं? अधिकार यानी कि वो कार्य जिस पर आपका प्रभुत्व है, मीनिंग इसका ये हुआ। लेकिन ये क्यों प्रदान किए गए हैं? ये इसीलिए प्रदान किए गए हैं ताकि किसी भी समाज में, किसी भी व्यवस्था में हर मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास समान रूप से हो और उन्हें अवसर प्रदान हो, सभी को समान अवसर मिले। क्योंकि अगर ऐसा अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, पहले सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन जब से शिक्षा का अधिकार अनिवार्य है, यानी कि सभी को शिक्षा लेना, शिक्षा का अवसर प्राप्त करना एक अनिवार्य अधिकार हो गया है, तो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए एक अवसर प्रदान कर रही है सरकार या समाज उस व्यक्ति को। तो शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का अवसर प्रदान करने के लिए अधिकार आवश्यक हो जाते हैं। अब ये जो अधिकार होते हैं इनसे क्या होता है? सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन बसर करने का अधिकारों का दावा होता है एक तो, और अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार है हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। ये दो आधार बताए गए हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आती रहती हैं। ऑस्टिन ने कहा, अधिकार व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से कुछ विशेष प्रकार के कार्य करवा लेता है। देखिए, मान लीजिए कि हर व्यक्ति को यहाँ भाषण देने का अधिकार है, तो भाषण देने का अधिकार है तो ये उसकी वो क्षमता हो गई जिससे वो अपने विचार दूसरों को बता सकता है और हो सकता है कि उनसे वोट भी ले ले या उनसे कोई अपना बेनिफिट करवा ले। तो ऑस्टिन ने कहा, अधिकार वो क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कुछ विशेष कार्य करवा लेता है। देन ग्रीन कह रहे हैं, अधिकार मानव जीवन की वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति को अपना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जहाँ भी बात आएगी नैतिक प्राणी होने के नाते कार्य पूरा करने की आवश्यकता, वो शक्ति किसने कहा? ग्रीन ने कहा। मानव जीवन की वो शक्तियां जो नैतिक प्राणी होने के नाते, यानी कि नैतिक कार्यों की बात कर रहे हैं वो। बोसांके ने कहा, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्रियान्वित करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट किसी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्रियान्वित करता है, ये किसने कहा था? बोसांके ने कहा था। समाज की स्वीकृति होती है हमेशा और राज्य उसको क्रियान्वित करवाता है। हॉलैंड ने कहा, अधिकार किसी व्यक्ति की वो क्षमता है जिससे वह अपने बल पर नहीं
अपितु समाज के बल पर दूसरे के कार्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब अधिकार मिलते हैं तो वो सामूहिक रूप से मिलते हैं, कभी किसी को पर्टिकुलर या विशेषाधिकार नहीं दिए जाते कि ये किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। लास्की ने कहा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लास्की की, और हमारे समझने के लिए भी। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए, वो लास्की समझाना चाह रहे हैं कि किसी के भी उच्चतम विकास के लिए अधिकार बहुत आवश्यक है। अगर हमको आपको शिक्षा का अधिकार न दिया जाए, हमें बोलने का अधिकार न दिया जाए, हमें घूमने फिरने का अधिकार न दिया जाए, हमें अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपने धर्म को स्वीकारने और प्रचार करने का अधिकार न दिया जाए, तो शायद हमारा विकास ही रुक जाएगा। तो यहाँ इनकी डेफिनेशन का मतलब है कि सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। गवर्नर ने कहा, नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्तियों को अधिकार कहा जाता है। इन्होंने भी नैतिक प्राणी वाली बात कही है। श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था है, नियम या रीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। इनकी डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं लास्की की डेफिनेशन से मैच करती है। डॉक्टर बैनी प्रसाद कह रहे हैं, अधिकार वे सामाजिक दशाएं हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये भी वही बात कह रहे हैं जो लास्की ने कही। अब इन सारी परिभाषाओं के आधार पर कुछ हम कहेंगे कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं। अधिकार सामाजिक दशाएं हैं, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक सोशल कंडीशंस होती हैं ये सारी। अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक तत्व है, ये भी आप समझ गए। अधिकार द्वारा ही व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति संभव है, ये भी हमने समझ लिया। अधिकारों को समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। हाँ, ये लाइन मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, अधिकार कब प्राप्त होते हैं सबको? जब समाज उसे स्वीकृति दे दे। अगर समाज की नज़र में कुछ गलत है तो वो अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे किसी किसी कल्चर में एक स्पेसिफिक जो होता है पहनावा होता है, और अगर आप उस पहनावे को ना पहनकर किसी अन्य पहनावे को पहनना चाहते हैं तो समाज उसको स्वीकृति नहीं देता और आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाता। तो जब तक समाज की स्वीकृति नहीं होती वो अधिकार नहीं कहलाता, और राज्य उसे लागू करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट का रोल यही है कि समाज को जो स्वीकृत है उसे लागू करवाना, है ना, और कोई उसे ना माने तो उसे दंड देना। तो अधिकारों को समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। देन अधिकार के तत्व और लक्षण क्या होते हैं? ये एक बार एग्जामिनेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। मैं आपको जब प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी तत्व और लक्षण को लेकर। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, ये हम समझ गए बहुत अच्छे से। देखिए, प्रोफेसर आशीर्वाद लाल के अनुसार प्रत्येक अधिकार के लिए समाज की स्वीकृति अनिवार्य होती है, और ऐसी स्वीकृति के अभाव में अधिकार केवल कोरे दावे रह जाते हैं, है ना। तो अधिकार को समाज की स्वीकृति आवश्यक ही है, ये तो आप समझ जाना, पहला लक्षण इसका या तत्व। दूसरा, सार्वभौमिक। अधिकार हमेशा सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के अधिकार होंगे ना। अधिकार की बात हो रही है तो सामूहिक बात हो रही है, सार्वभौमिक बात हो रही है, यूनिवर्सल बात हो रही है। राज्य का संरक्षण होता है अधिकारों को राज्य का संरक्षण मिलना अनिवार्य है, क्योंकि बारकर के शब्दों में मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। देखिए, हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य को अक्सर स्वतंत्र रहना पसंद है, लेकिन अगर स्वतंत्र रहना है तो फिर उसके कुछ अधिकार भी होंगे। स्वतंत्रता का मतलब यही हो गया कि आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि हमने स्वतंत्रता वाले चैप्टर में देखा था। और जब अधिकार हैं तो उनको कौन देखेगा, उस मांग को कौन पूरा करेगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है स्टेट या राज्य से, यहाँ मतलब पॉलिटिकल साइंस में हमेशा होता है किसी देश से, है ना। तो उस देश के संविधान द्वारा, सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है अधिकारों को। अधिकारों में सामाजिक हित की भावना होती है, हाँ, क्योंकि अधिकार कभी भी किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बनाए जाते हैं। अधिकार हमेशा सामाजिक हित के लिए होते हैं। कल्याणकारी स्वरूप होता है अधिकारों का, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास की बात हो रही है। जब अधिकार मिलेंगे तभी पूर्ण रूप से विकास होगा, और विकास होगा तभी जो पूरे राज्य का
विकास होगा और कल्याण होगा। तो एक कल्याणकारी स्वरूप होता है अधिकारों में, समाज की स्वीकृति होती है, ये हमने भी पहले भी देख लिया। अब अधिकारों के कुछ सिद्धांत हैं जो आते रहते हैं एग्जामिनेशन में और समझने के लिए बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि विद्वानों ने अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन किया है। यह सिद्धांत अति प्राचीन है। इसके अनुसार अधिकार प्रकृति प्रदत्त है और वे व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग राज्य के उदय से पूर्व ही करता आ रहा है। राज्य इन अधिकारों को न तो छीन सकता है और न ही वो इसका जन्मदाता है। देखिए, आप समझ पाए क्या कहा इन्होंने? हॉब्स, लॉक, रूसो ये जो विद्वान हुए और भी जो विद्वान हैं जो इसके समर्थक हैं, प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब जहाँ भी शब्द प्राकृतिक आता है मतलब आप समझ जाओ कि नेचुरली जो मिला हुआ है, यानी कि नेचर ने जो हमें दिया है। नेचर ने हमें प्रकृति से हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं, है ना। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम सोचें तो वो प्रकृति प्रदत्त है। बोलने का अधिकार अगर हम सोचें तो वो प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने ही हमें अधिकार देकर भेजा है, उसमें राज्य का कोई रोल होता ही नहीं है। तो जो ये विद्वान हैं जो प्राकृतिक सिद्धांत के समर्थक रहे, इनका कहना था कि राज्य ना तो इन अधिकारों को छीन सकता है और ना ही वो इसका जन्मदाता है। अब देखिए, थॉमस पेन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के अस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये अधिकार असीमित, निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध बताते हैं। राज्य इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखिए, अब प्राकृतिक सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गया हो कि नेचर ने प्रदान किया है और राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि राज्य ने हमको वो अधिकार नहीं दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, तो इसकी आलोचना क्या होगी? ये सिद्धांत अनैतिहासिक है क्योंकि जिस प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत इन अधिकारों के प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है वो काल्पनिक है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत की आलोचना क्या है या आलोचना हो सकती है या कथन में ऐसा आ सकते हैं इसी तरह से स्टेटमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से समझते जाना। नहीं समझ में आए तो बताना कि आपको समझ में नहीं आया। ये सिद्धांत अनैतिहासिक है ना। पहला शब्द तो ये याद रखना कि प्राकृतिक सिद्धांत अनैतिहासिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम जिस नेचर की बात कर रहे हैं वो काल्पनिक है। ग्रीन का मत है कि समाज से पृथक कोई भी अधिकार संभव नहीं। ये ग्रीन ने कहा कि समाज से अलग कोई भी अधिकार नहीं होता, है ना। समाज के अंदर, राज्य के अंदर ये अधिकार आएंगे तो आप नेचर की बात मत करो। ये सिद्धांत राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है जो कि अनुचित है। हाँ, क्योंकि राज्य जो है वो कृत्रिम संस्था है, क्योंकि हम मनुष्य ने मिलकर राज्य को बनाया है, सरकार को बनाया है। भगवान ने नहीं बनाया, नेचर ने नहीं बनाया उसको। तो इसलिए ये कृत्रिम संस्था है और इस सिद्धांत को इसलिए क्योंकि ये राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है इसलिए इसको अनुचित बताया गया। प्राकृतिक अधिकारों में परस्पर विरोधाभास पाया जाता है। हाँ, ये सच है कि जो भी नेचर ने हमें अधिकार दिए हैं वो आपस में कहीं ना कहीं विरोधी हैं। ये सिद्धांत कर्तव्यों के प्रति मौन है जबकि कर्तव्य के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। हाँ, ये भी सच है कि जब प्रकृति हमें कुछ अधिकार देती है तो साथ ही साथ कर्तव्य जो होते हैं वो हमें अपने आप ही समझने होते हैं। इस पर प्राकृतिक सिद्धांत कुछ नहीं कह रहा। तो कर्तव्यों का कोई अस्तित्व भी यहाँ नहीं है प्राकृतिक सिद्धांत में। दूसरा जो सिद्धांत है उसके समर्थक थे बेंथम, हॉलैंड, ऑस्टीन। तो इन विचारकों ने कानूनी और वैधानिक सिद्धांत की बात कह दी। इनके अनुसार अधिकार राज्य की इच्छा का परिणाम है और राज्य ही अधिकारों का जन्मदाता है। देखिए कितना अपोजिट है ये प्राकृतिक सिद्धांत के। हॉब्स, लॉक, रूसो वो सब सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं प्रकृति ने दिए हैं, लेकिन बेंथम, हॉलैंड ये सब कह रहे हैं कि राज्य ने दिए हैं। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। व्यक्ति राज्य के संरक्षण में रहकर ही अधिकारों का प्रयोग करता है। राज्य ही कानून द्वारा ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जहाँ की व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर सके और राज्य ही अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। तो ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अधिकारों का अस्तित्व केवल राज्य के अंतर्गत ही है। ठीक है, अब इसमें दोष क्या है, इसकी आलोचना क्या करी गई है? इस सिद्धांत से राज्य की निरंकुशता का समर्थन होता है। ऑफकोर्स, क्योंकि अगर सब राज्य ने किया है तो इसका मतलब राज्य की निरंकुशता है। राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। हाँ, और अधिकारों में स्थायित्व नहीं रहता। ये इसकी आलोचनाएं हैं। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों की उत्पत्ति प्राचीन रीति रिवाजों के परिणाम स्वरूप हुई।
जिन रीति रिवाजों को समाज स्वीकृति दे देता है वो अधिकार बन जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि अधिकार परंपरागत हैं तथा सतत विकास के परिणाम हैं। इसके अतिरिक्त इनका आधार ऐतिहासिक है। इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में परंपरागत अधिकारों का बहुत अधिक महत्व रहा है। हाँ, देखिए, अगर आपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है, जैसा कि मैं क्लास में आपको पढ़ाती थी, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते थे क्लास के अंदर, तो आपको पता होगा कि जब हम इंग्लैंड के बारे में, ब्रिटेन के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, तो हमने देखा था कि इनके यहाँ जो ट्रेडिशंस थे उन्हीं को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उन्हीं परंपराओं को लागू कर दिया, इसीलिए इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है। और इसी तरह से इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, ऐतिहासिक सिद्धांत के, वो कहते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं पुरानी थी ना, जो परंपराएं थी, जो रीति रिवाज थे, उन्हें जब स्वीकृति दी गई सामूहिक रूप से तो वो अधिकार बन गए। अधिकार परंपरागत है और सतत विकास के परिणाम है। ये लाइन याद रखना आप ऐतिहासिक सिद्धांत में। अधिकार परंपरागत है और सतत विकास के परिणाम है। इसकी आलोचना क्या है? अधिकारों का आधार केवल रीति रिवाज या परंपराएं नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ परंपराएं और रीति रिवाज समाज के कल्याण में बाधक होते हैं। ये जिन्होंने इसकी आलोचना करी, उनका कहना है कि कुछ रीति रिवाज समाज के कल्याण में बाधक होते हैं, इसलिए उनका आधार केवल रीति रिवाज और परंपराएं नहीं हो सकती अधिकारों का। अगला जो सिद्धांत आ रहा है वो है समाज कल्याण संबंधी सिद्धांत। मिल, बेंथम, पाउंड, लॉस्की, ये सब इसके समर्थक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गहराई से इसका अध्ययन किया गया होगा। इस सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य उपयोगिता या समाज कल्याण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है कि अधिकारों का समाज कल्याण संबंधी सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? उपयोगिता या समाज कल्याण, और अधिकतर शब्द आता है उपयोगिता। प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकारों का औचित्य उनकी उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार वे साधन हैं जिनसे समाज का कल्याण होता है। लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है जिससे मेरा कल्याण घनिष्ठ और अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए, लास्की की इस डेफिनेशन को आप याद रख लेना और ये शब्द याद रख लेना, उपयोगिता। लास्की ने कहा कि जो अधिकार है ना, अगर उनकी उपयोगिता नहीं होती तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। और अधिकार वो साधन होते हैं जिससे समाज कल्याण होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकार समाज कल्याण नहीं कर रहे तो वो उस कल्याण के विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए जो अधिकार होते हैं वो समाज कल्याण वाले होते हैं और उनका लक्ष्य उपयोगिता और समाज कल्याण होता है, ऐसा लास्की का कहना है। और ये सारे इनके समर्थक हैं इस सिद्धांत के। इस सिद्धांत की मान्यता देख लीजिए। अधिकार समाज की देन है, प्रकृति की नहीं। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित है। व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। कानून, रीति रिवाज और अधिकार सभी का उद्देश्य समाज कल्याण है। आलोचना क्या है इनकी? ये सिद्धांत तर्क संगत और उपयोगी तो है, किंतु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि सिद्धांत समाज कल्याण की ओट में राज्य को व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अपहरण करने का अवसर प्रदान कर देता है। हाँ, देखिए, अगर समाज कल्याण की बात की जाए तो राज्य क्या करता है? समाज कल्याण के दावे करके कुछ अधिकार देता है और कुछ नहीं देता, और कहीं ना कहीं व्यक्तियों की स्वतंत्रता उसमें कम हो जाती है। ये इसकी आलोचना है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार वे बाह्य साधन या दशाएं हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इस सिद्धांत का समर्थन थॉमस हिल ग्रीन, बैडले, बोसांके आदि ने किया। ये ध्यान रखिएगा, हर सिद्धांत के कुछ समर्थक हैं और उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अधिकार व्यक्ति की मांग है। इस सिद्धांत की हम मान्यता देख रहे हैं, आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकार व्यक्ति की मांग है। यह मांग समाज द्वारा स्वीकृत होती है। अधिकारों का स्वरूप नैतिक होता है। अधिकारों का उद्देश्य समाज का वास्तविक हित है। अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक साधन है। ये जो हम अभी डेफिनेशंस में जो चीजें देख रहे थे, देखिए, नैतिक, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक साधन, ये सब कौन सा सिद्धांत हो गया? आदर्शवादी सिद्धांत हो गया। जो ग्रीन ने बात करी, जो बोसांके ने बात करी,
तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेशन और सिद्धांतों को। अब ये सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हैं। ये सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है क्योंकि व्यक्तित्व का विकास व्यक्तिगत पहलू है और राज्य और समाज जैसी संस्थाओं के लिए जानना बहुत कठिन है कि किसके विकास के लिए क्या आवश्यक है। हाँ, यह व्यक्तियों के हितों पर अधिक बल देता है तथा समाज का स्थान दूसरा रखता है या गौण रखता है। अतः व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समाज के हितों के विरुद्ध कार्य कर सकता है। मानव जीवन के विकास की आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, इसका निर्णय कौन करेगा तथा ये किस प्रकार उपलब्ध होंगी, इन बातों का स्पष्टीकरण इससे नहीं होता। अतः इस सिद्धांत की आधारशिला ही वैज्ञानिक है। देखिए, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अधिकार मानव जीवन की जो सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक हैं, तो यहाँ ये यूँ कह रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी और ये कौन डिसाइड करेगा कि मानव जीवन का उच्चतम विकास क्या है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये अवैज्ञानिक है। तो इन सारे सिद्धांतों को पढ़ने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो आदर्शवादी सिद्धांत है वो सबसे सही सिद्धांत है ना। अब अधिकारों के प्रकार, जो अधिकार हमें प्राप्त हैं आज के समय में, उनके कुछ रूप हैं, उनके कुछ प्रकार हैं या उनका कुछ वर्गीकरण किया गया है। आइए उसको देख लेते हैं। प्राकृतिक अधिकार, वे अधिकार जो प्रकृति से प्राप्त हैं, है ना, और जो नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। नैतिक अधिकार, वे अधिकार जिसका संबंध मानव के नैतिक आचरण से है। कानूनी अधिकार, वे अधिकार जिसकी व्यवस्था राज्य करता है और जिसका उल्लंघन करने पर दंड मिलता है। अब ये जो कानूनी अधिकार होते हैं ये दो तरह के होते हैं। हमने ये सारी की सारी चीज़ें अभी समानता वाले में भी देखी थी। सामाजिक और नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। हमारे सामाजिक या नागरिक अधिकार क्या हैं? हमें जीवन रक्षा का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 21 में। हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। हमें लेखन और विचार अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। हमें सभा करने, संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त है। हमें आवागमन का अधिकार प्राप्त है। हमें पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त है। हमें मनोरंजन का अधिकार है। हमें सांस्कृतिक अधिकार भी मिले हुए हैं कि हम अपने अपने धर्म, अपने अपने संप्रदाय की संस्कृति को बचा सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? सामाजिक और नागरिक अधिकारों में। और राजनीतिक अधिकारों में कौन से अधिकार आते हैं? मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, विदेशों में सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, ये कुछ अंतर हैं जो एग्जाम में आए थे कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। तो एक टेबल में ये बताने की कोशिश की है। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। तो आप जानते हैं कि राजनीतिक अधिकार का मतलब आपको राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी है ना। जबकि आर्थिक अधिकार व्यक्ति को उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ति करने का हक देते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आर्थिक अधिकार से मतलब या आर्थिक समानता से मतलब यही होता है कि आपका जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उसको पूरी करने की व्यवस्था हो जाए, ऐसी व्यवस्था राज्य करे। सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा कर सकता है और उसका विकास या प्रचार कर सकता है। तो ये सांस्कृतिक अधिकार कहलाता है। राजनीतिक अधिकार में वोट देने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी का गठन करने जैसे अधिकार आते हैं। जबकि आर्थिक अधिकार में बेरोजगारी भत्ता पाने, रोजगार की न्यूनतम गारंटी पाने का अधिकार आता है। और सांस्कृतिक अधिकार में मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ करने का अधिकार आता है। राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। आर्थिक अधिकार भी राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। सांस्कृतिक अधिकार हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हैं लास्ट एग्जामिनेशंस में और हम कुछ क्वेश्चंस अभी देख रहे हैं। बाकी मैं प्रीवियस ईयर के जब पेपर करवाऊंगी आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ कवर हो जाएंगे। अधिकार वह मांग है जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन किसका था? बोसांकी का। अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की उचित मांग है। यह कथन किसका है? वाइल्ड का। अधिकारों की उत्पत्ति के प्राकृतिक सिद्धांतों के समर्थकों में कौन नहीं है? बर्क, क्योंकि हॉब्स लॉ क्रूसो ने प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थन किया है। अधिकारों के सामाजिक कल्याण संबंधी सिद्धांत के समर्थक कौन है? बेंथम। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थक कौन है? हॉलैंड। अपने कर्तव्य का पालन करो,
अधिकार स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आगे टॉपिक आता है लोकतंत्र, जो हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपने अभी तक भी जो है नोट्स के लिए पेमेंट नहीं किया है, पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको पूरी डिटेल में भेज दूंगी और नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप अभी भी हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की, और फर्स्ट जो पेपर है उसकी सारी क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी, और नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप उसे ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स मिल जाया करेंगे। थैंक यू।